जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और ये स्पेशली पीपीएससी ईडीओ को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगर हम बात करते हैं, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का है, क्योंकि जब भी बजट पेश होता है एक साल आगे का पेश होता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वह पिछले साल से करेंट ईयर के लिए पेश होता है। ठीक है, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण किसके लिए है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2025-26 के लिए है। ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण किसके लिए? तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2025-26 के लिए है। ठीक, उसके बाद हम कुछ इसके प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। सारा नहीं पढ़ेंगे, केवल हम उसको ही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा पढ़िएगा तो दिमाग हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो पेश कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद द्वारा पेश किया जाता है। 17वीं बीपीएससी में ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया। तो देख लीजिएगा ध्यान से कि ये जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा कब पेश किया जाता है? तो 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा क्रम था? तो 20वां आर्थिक सर्वेक्षण था। कौन सा क्रम था? तो 20वां आर्थिक सर्वेक्षण था, जो बिहार के आर्थिक प्रदर्शन, व्यापक रुझानों, क्षेत्रीय विकास, सार्वजनिक वित्त और विकास प्राथमिकताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि आपको नहीं याद रखना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था की अगर हम भविष्य की बात करें, बिहार की अगर हम अर्थव्यवस्था की भविष्य की बात करते हैं तो बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? आर्थिक वृद्धि दर की बात करते हैं, अगर हम आर्थिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कितना है जी? तो 14.9% है। कितना है? तो 14.9% है। ठीक है, 14.9% है। जबकि भारत का औसत वृद्धि की बात करते हैं तो कितना है? तो भारत का औसत वृद्धि दर 12% है, और बिहार की कितना है? 14.9% है। लगभग 15% मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लगभग नहीं देता है, आपको पॉइंट में ही देगा। ठीक है, तो कितना है? तो 14.9% है। अगर हम वर्तमान कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की बात कर लेते हैं, वर्तमान कीमतों पर 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 9,91,997 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कितना है आपका? तो ये है आपका 9,91,997 करोड़ है। 9,91,997 करोड़ है। ठीक है, और 2011-12 की स्थिर कीमतों पर अगर हम बात करते हैं तो 2012 की अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो ये कितना है आपका? तो यह है 5,31,372 है। कितना है? तो 5,31,372 है आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर 13.1% है। अगर हम इसमें जीएसडीपी में वृद्धि की बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर 13.1% की वृद्धि है, जबकि स्थिर मूल्य पर 8.6% की वृद्धि है। कितना? तो 8.6% की वृद्धि दर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्तमान कीमतों पर 2024-25 के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना आपका? तो 8,99,020 करोड़ है। 8,99,020 करोड़ है। और 2011-12 की स्थिर कीमतों पर अगर हम बात करते, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हम सूद की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये हम सूद सकल घरेलू उत्पाद की बात कर लेते हैं, यानी नेट जीएसडीपी की बात कर लेते हैं। एक तो वर्तमान मूल्य पर और दूसरा 2011-12 की स्थिर कीमतों के मूल्य पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जीडीपी का आधार वर्ष है वो चेंज हुआ है। पहले 11-12 था, तब कितना हो गया है? अब आपका 22-23 हो गया है। कितना हो गया? 22-23 हो गया है। ठीक है, कीमतों पर अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो स्थिर कीमत पर कितना है जी? तो स्थिर कीमत पर अगर हम बात करते हैं तो स्थिर कीमत पर है 4,00,000, ये है आपका 4,71,322 करोड़ है। 4,71,322 करोड़ होने का अनुमान है। स्थिर कीमत बिहार की प्रति व्यक्ति अगर सकल विकास दर की बात करते हैं, बिहार की अगर हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय विकास दर की बात कर लेते हैं तो ये आपका लगभग 36,342 रुपये है। 36,342 रुपये है। किसके आधार पर? तो ये आपका 2011-12 के आधार पर है। ठीक है, जो कि राज्य को अखिल भारतीय औसत का 31.7% है। कितना है? तो 31.7% है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितना हो गया है? तो 76.49 प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ रहा था? 76 रुपया
₹76 आपका 49 पैसा के आसपास बढ़ रहा है वर्तमान मूल्य। और या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ₹76,490 हो गया है, ₹76,490 हो गया वर्तमान मूल्य पर। और स्थिर मूल्य पर बात करते हैं तो 40,973 आपका 40,973 होगा, ₹40,973 हुआ है स्थिर मूल्य पर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो एक तो पटना है, बेगूसराय और मुंगेर है। पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं सबसे निचले स्तर का कौन सा जिला है, तो आपका सीवर हो गया, अररिया हो गया, अररिया हो गया और सीतामढ़ी हो गया। सीवर, अररिया और सीतामढ़ी। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो जीएसडीपी में अगर हम तृतीय क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो कितना है आपका, ये आपका है 14.8% है। कितना है जी, तो यह है आपका 14.8% है। उसके बाद अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, द्वितीय क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो ये आपका 26.8% है। कितना है द्वितीय क्षेत्र का योगदान, 26.8% है। और वहीं अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना है, तो 28.3% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 28.3% है। ठीक, उसके बाद क्षेत्रीय वृद्धि दर की बात करते हैं तो पिछले दर की तुलना में 9.6% की वृद्धि हुई है। किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि किसमें होती है, तो 9.6% की वृद्धि जो आपकी होती है, 9.6% की वृद्धि आपकी प्राथमिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में कितना वृद्धि होता है, तो 15.5% और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितना होता है, तो 13.5%। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हुआ, तो द्वितीय क्षेत्र में हुआ। उसके बाद किस में हुआ, तो उसके बाद किस में हुआ, तो तृतीय क्षेत्र में हुआ। और सबसे कम किस में हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र में हुआ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोजगार तृतीय क्षेत्र रोजगार में अगर हम बात करते हैं, रोजगार में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना होता है, तो रोजगार में अगर हम तृतीय क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं, रोजगार में अगर हम तृतीय क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो रोजगार में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना होता है, तो आपका 22% है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं तो 24% है और प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं 54% है। यानी सबसे ज़्यादा रोजगार में जो संलग्न लोग हैं वो आपके 54% प्राथमिक क्षेत्र से हैं और उसके बाद 24% द्वितीय क्षेत्र से है और सबसे लास्ट में तृतीय क्षेत्र से 22% है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया, जो 2024-25 में 17,416 करोड़ से बढ़कर 34,905 करोड़ हो गया है। ठीक है, चलिए कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कुल प्राप्त राजस्व खाता कितना है, तो आपका है आपका 2,18,658 करोड़ है। कितना है जी, तो 2,18,658 करोड़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तब तक पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो पूंजीगत अगर हम प्राप्ति की बात कर लेते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति आपका 66,165 करोड़ है। कितना है, तो 66,165 करोड़ है आपका पूंजीगत प्राप्ति। कुल व्यय की बात कर लेते हैं तो 2,81,900। ये देखिए केवल फैक्ट है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ ध्यान रखना है। जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है, कुल व्यय होता है तो 28.4%। ठीक है, राजस्व व्यय कितना है, तो 2,19,015 रुपया है। ठीक है, जीडीपी का कितना है, तो 22.1% है। ठीक, कुल व्यय का 77.7% पूंजीगत व्यय है। 62,994 करोड़ का 6.3% कुल व्यय का 22.3% है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम सकल राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, अगर हम सकल राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो कितना है, 41,223 करोड़ रुपया है। और जीडीपी का कितना है, तो 4.2% है। प्राथमिक घाटा कितना है जी, तो 21,544 करोड़ रुपया है, 21,544 करोड़ रुपया है। और जीएसडीपी का 2.2% है प्राथमिक घाटा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक घाटा हो गया, सकल राजकोषीय घाटा हो गया। और राजस्व घाटा कितना है, तो 357 करोड़ है। राजस्व घाटा कितना है, 357 करोड़ है। ठीक, चलिए उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। रीगा जो चीनी मिल है 2024-25 में उसको क्या किया गया है, पुनः खोल दिया गया है। खोल दिया गया है। ठीक, उसके बाद श्रम रोजगार की अगर कौशल की बात कर लेते हैं तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष श्रम बल सहभागिता दर कितना है, तो 76.8% है। कितना है जी, तो 76.8% है। ठीक, उसके बाद शहरी क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो 67.8% है। बिहार की महिला
PR अखिल भारतीय औसत से 11.2% कितना है, तो कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बिहार में पुरुष की बेरोजगारी की बात करते हैं तो 3.3% है, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर मात्र 0.9% थी। जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर मात्र 0.9% थी। शहरी क्षेत्रों में बिहार का लगभग 6.9% बेरोजगार हैं, जबकि वहीं पे 9.1% महिला बेरोजगार हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत में कुल सड़क नेटवर्क में बिहार का हिस्सेदारी कितना है। तो बिहार की हिस्सेदारी की अगर हम बात करते हैं तो बिहार का हिस्सेदारी आपका 5.5% कितना है जी, तो 5.5% है। उसके बाद सड़क परिवहन क्षेत्र में पिछले दशक के दौरान सालाना 13.4% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, ई गवर्नेंस विद्युत क्षेत्र ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना हो गया है बढ़कर, तो 374 किलोवाट घंटे हो गई है। 374 किलोवाट घंटे हो गई है। एक बार यहाँ से भी फैक्ट्स पूछ लिया गया था BPSC के एग्जाम में, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामीण विकास में, तो समावेशी विकास के लिए ग्रामीण विकास मौलिक है, क्योंकि लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। शहरी विकास की बात करते हैं तो बिहार में 2021 से 25 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई है। शहरी विकास 21-25 के दौरान कुल जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुल जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसमें कमी दर्ज किया गया है। क्या किया गया है, उसमें आपका कमी दर्ज किया गया है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज किया गया, कितना हो गया, तो 14.4% हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल प्रजनन दर, बिहार की कुल प्रजनन दर 2.1%, जो कि आइडियल माना जाता है। कब तक हो जाएगा, तो 2039 तक हो जाएगा। कब तक, तो 2039 तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानव विकास की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 3.45 गुना वृद्धि हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा पुरुष के लिए 68.9% है और महिलाओं के लिए 69.7% है। यानी महिला की जीवन प्रत्याशा जो दर है वो आपका पुरुषों की तुलना में अधिक है। ठीक है, अगर बिहार में 2001 से 2011 के दौरान अगर हम साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो कि कितना 47% से बढ़कर 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो 61.8% है। और 2001 से अगर तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया, कितना वृद्धि किया, तो 47% वृद्धि किया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। वन क्षेत्र में औसत वृद्धि कितना दर्ज किया गया है, तो 10.6% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। कितना आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा, 10.6%। ठीक है, 10.6%। फिनटेक सिटी, मंत्रिमंडल ने पटना में फतुहा के समीप फिनटेक सिटी परियोजना है तो 242 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 408.8 करोड़ रुपये का स्वीकृति दी गई है। और यह किसके तर्ज पर बनेगा, तो ये आपका बनेगा गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर बनेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम वित्तीय प्रोत्साहन की बात कर लेते हैं। तो वित्तीय प्रोत्साहन की बात करते हैं तो ये आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़िएगा तब भी काम चल जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन की बात कर लेते हैं तो निर्यात जो प्रोत्साहन है 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है, जो पूर्व राशि से दुगुना कर दिया गया है, तथा लाभ 14 वर्षों के लिए है निर्यात प्रोत्साहन में। ठीक है, चलिए इतना ही पढ़ना है। इस फैक्ट्स को ही ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ से प्रश्न आने वाला होगा तो इसी फैक्ट में से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। और नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर एग्जामिनर चाह दे कि किसी से नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, वो गलती से बन जाएगा, वो अलग बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू अगेन।